हेलो एंड वेलकम, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th और सब्जेक्ट है विज्ञान, जिसमें चैप्टर नंबर कौन सा है 7, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। इसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। तो डीएनए क्या होता है, आपने ऐसी संरचना पढ़ी होगी और डीएनए कई बार सुना होगा। तो डीएनए कहाँ पे होता है, ये हमारी कोशिका के अंदर होता है, केंद्रक में ही होते हैं डीएनए। ठीक है, तो ये डीएनए होता है। डीएनए का क्या महत्व है अब हम इस आंसर में देखेंगे। तो डीएनए प्रतिकृति के प्रजनन में क्या महत्व है। डीएनए आंसर है, डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक यानी कि पिता से संतति यानी कि बेटी पीढ़ी में जाता है। मतलब जो जनक हैं यानी कि हमारे माता पिता हैं, उनसे हम में आया है, हमसे हमारे बच्चों में जाएगा। तो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी अभिलक्षण हस्तांतरित करने में सहायता करता है। साथ ही डीएनए प्रतिकृति में विभिन्नताएं पाई जाती हैं जो लंबे समय तक किसी स्पीसीज यानी जाति की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक होता है। तो ये महत्व होता है। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जीवों में विभिन्नता स्पीसीज के लिए आवश्यक है परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं, क्यों। तो आंसर है, विभिन्नताएं स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होता है, क्योंकि यदि किसी समष्टि के जीवों में कुछ विभिन्नताएं होंगी तभी तो वो अचानक कुछ उग्र परिवर्तन आने पर जीवित रह पाएंगे, अन्यथा समष्टि समूल विनाश संभव है। जैसे वैश्विक ऊष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण शीतोष्ण जल के जीवाणुओं की समष्टि में से अधिकतर जीवाणु व्यष्टि मर जाएंगे, परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ परिवर्तन जीवित रहेंगे। मतलब जिनमें वो है कैपेसिटी जो वो सह सकते हैं। ये सहने की क्षमता कैसे आई है, तो विभिन्नता की वजह से आई है, तो वो ज़्यादा टाइम तक रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर बताइए। तो द्विखंडन मतलब दो बार खंड हो तो दो भागों में बढ़ जाए, और बहुखंडन मतलब टूटे तो छितरे ही छितरे उड़ जाए, तो इसको ही कहते हैं द्विखंडन और बहुखंडन। तो द्विखंडन इस एक तरफ और दूसरी तरफ बहुखंडन की कॉलम बना लेनी है। पहला पॉइंट है, द्विखंडन विधि में कोई जीव एक कोशिका से दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। ठीक है, बाइनरी फिशन इसको अपन कह सकते हैं। दूसरा है, अमीबा में द्विखंडन द्वारा एक अमीबा किसी तल से दो भागों में विभक्त हो जाता है तथा कालाजार के रोगाणु लेमेशिया में कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना बनाती है। ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। तो ये अमीबा में द्विखंडन देख लिया अपन ने, कालाजार के रोगाणु लेशमेनिया में देख लिया, तो ये है द्विखंडन के उदाहरण। अब बात करते हैं बहुखंडन की। परंतु बहुखंडन में यहाँ पे था, द्विखंडन विधि में कोई जीव एक कोशिका से दो कोशिकाओं में विभाजित होता है, जबकि बहुखंडन में क्या होता है, बहुखंडन में एक कोशिका कई संतति कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। हमने बताया ना, ये टूटेगा तो इधर इधर जितने भी होंगे वहाँ बहुखंडन हो जाएगा। जैसे मलेरिया परजीवी प्लेज्मोडियम में एक कोशिकी जीव के बाहर एक परत चढ़ी होती है जिसके अंदर कई कोशिकाएं बन जाती हैं और बाहर का आवरण कटने पर कोशिकाएं मुक्त हो जाती हैं। ठीक है, तो ये है द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। तो आंसर है, बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है। क्या होती है, मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है। नम सतह के संपर्क में आने पर वह वृद्धि करने लगता है। ये हल्के तथा गोल होते हैं जिसके कारण आसानी से वातावरण में फैल जाते हैं। तो इस तरह से बीजाणु द्वारा जनन से जीव लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आप सोच सकते हैं, क्या पूछ रहा है, क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता हो कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुत्पादन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या कहा जाए, अपन ने जनन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं अपन, जनन पढ़ रहे हैं। जनन में क्या है, जनन में है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में दो लोगों की जरूरत नहीं होती, एक के ही द्वारा विभाजन होता है या किसी भी तरह से। तो
तो दो पेड़े या दो चीज़ें बन जाती हैं, मतलब संतति पैदा कर दी है। लैंगिक जनन में जैसे कि इंसान है तो उसमें एक मादा एक नर चाहिए होता है, तो ये होता है लैंगिक जनन। तो ये कहा जा रहा है कि ऐसे कुछ कारण सोचिए जिनमें जटिल संरचना, जैसे मानव है वो एक जटिल संरचना वाला है जीव है, एक पौधा भी है जो बहुत बड़ा है, पेड़ है, तो उसमें भी क्या नहीं हो सकता है, अलैंगिक जनन नहीं हो सकता, यानी पुनरुद्भोदन भेदन से नई संतति नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती है? क्योंकि इनमें पूरे के पूरे फंक्शन करने के लिए अलग अलग सिस्टम होते हैं। जटिल संरचना वाले जीवों में विशिष्ट कार्य करने के लिए एक खास अंग एवं अंग तंत्र होते हैं, इसलिए ऐसे जीवों के किसी भाग को काट कर नया जीव उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। मतलब कि इससे काटकर नया भाग वो नहीं किया जा सकता, उत्पन्न नहीं किया जा सकता। पुनर्बोधन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होती है। इन कोशिकाओं के क्रमप्रसारण से अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं। इस प्रकार का जनन केवल उन्हीं जीवों में संभव है जिनमें विशिष्ट कार्य के लिए अंग नहीं पाए जाते हैं। आई होप कि आपको ये आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आंसर है, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन के उपयोग निम्नलिखित कारणों से किए जाते हैं। पहला, कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीजों द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगते हैं, मतलब समय की बचत हो जाती है और जल्दी जल्दी फल भी मिल जाता है। दूसरा, यह पद्धति उन पौधों को उगाने के लिए उपयुक्त है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। तो इससे भी क्या हो जाता है कि उन्हें जो पेड़ बीज नहीं उगा पा रहे थे वो भी उगाने लगते हैं, जैसे गुलाब, चमेली, संतरा एवं केला। तीसरा कारण है, कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न सभी जीव आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। तो ये सब कारण है जिनकी वजह से कायिक प्रवर्धन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनक के लिए आवश्यक क्यों है? तो डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनक के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से विभिन्न होती हैं। यही विभिन्नता जैव विकास का एक आधार है। इस प्रक्रिया में जनन कोशिका में डीएनए की दो प्रतिकृतियां बनती हैं और इसके साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का भी सृजन होता है तथा इसके बाद ही डीएनए की प्रतिकृतियां विलग हो जाती हैं। तो ये क्यों जरूरी है ये अपन ने देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि परागण और निषेचन एक दूसरे से किस तरह से अलग है। तो एक तरफ लिख लीजिए परागण और एक तरफ लिख लीजिए निषेचन। पहला पॉइंट है, परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकांग तक पहुंचने की क्रिया जो है उसको हम परागकण कहते हैं, जबकि निषेचन नर तथा मादा युग्मकों का मिलकर जायगोट बनाने की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। दूसरा है, यह ज़्यादातर कीट, हवा, जल, पक्षी आदि के माध्यम से ही होती हैं परागण। ठीक है, वहीं अगर निषेचन की बात की जाए तो इस प्रक्रिया में नर युग्मक को मादा युग्मक तक ले जाने का कार्य पराग नलिका करती है। परागकण में थर्ड पॉइंट है, यह क्रिया निषेचन से पहले होती है और निषेचन यह क्रिया परागकण के बाद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि शुक्राशय एवं प्रोटेस्ट ग्रंथि की क्या भूमिका है। तो प्रोस्टेट तथा शुक्राणु अपने स्त्राव यानी कि निकालते हैं, शुक्र वाहिकाओं में डालते हैं जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। इसके कारण इनका स्थानांतरण सरलता से हो जाता है, साथ ही यह स्त्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करता है, उन्हें किन्हें शुक्राणुओं को। तो शुक्राशय एवं प्रोटेस्ट ग्रंथि की भूमिका आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझने वाला वीडियो देखना है तो आप एक एक क्वेश्चन को जाके और इसी चैनल पे देख सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें समझाने पे फोकस है। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर को एज इट इज़ कवर करने पे फोकस करा गया है ताकि आप क्वेश्चन आंसर का फास्ट रिवीजन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौवन आरंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन होते हैं? मतलब जैसे ही लड़कियां बड़ी होना स्टार्ट होती हैं उनमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो यौवन आरंभ के समय लड़कियों में निम्नलिखित मुख्य परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहला, वक्ष के भाग में स्तनों का विकास होना, ठीक है। दूसरा, रजोधर्म या ऋतुस्राव का प्रारंभ होना, यानी कि महीने से
होना। नेक्स्ट आवाज़ पतली हो जाती है। और चौथा गुप्तांगों पर बाल उत्पन्न होने लगते हैं। तो ये सब लड़कियों में दिखाई देने लगता है जैसे ही वो 12-14 साल की होने से की एज में उनमें ये सारे गुण दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट है कि माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार मिलता है। जैसे कि आपके मन में भी एक क्वेश्चन आता होगा कि जैसे हम तो खा लेते हैं, हमारे पेट में पहुंच जाता है हमारे, क्योंकि ये पूरा का पूरा हमारे अंदर प्रोसेस, लेकिन एक बच्चे जैसे कि एक बच्चा जब माँ के गर्भ में है तब उसको खाना कैसे मिलता है, पोषण कैसे मिलता है। तो माँ के रुधिर में से ही पोषण मिलता है। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। माँ के खून से ही पोषण मिलता है, सिंपल बात कहूँ तो। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। यह एक तस्तरी नुमा संरचना होती है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। इसमें भ्रूण की ओर के ऊतक में प्रवर्ध होते हैं। माँ के ऊतकों में रिक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं। यह माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थों का स्थानांतरण हेतु एक बृहद छिद्र प्रदान करते हैं। विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिनका निपटारा उन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में स्थानांतरण द्वारा होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई महिला कॉपर टी का उपयोग कर रही है तो क्या यह उसकी यौन संचारित रोगों से रक्षा करेगा। आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि कॉपर टी का प्रयोग महिलाओं की यौन संचारित रोगों से रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि यह विधि नर तथा मादा के बीच शारीरिक संबंध स्थापित करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर रही है, केवल गर्भ धारण को रोकती है। तो इससे यौन संचारित रोग हो सकते हैं। अब आगे हैं पाठ्य पुस्तक के सारे सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब कि पाठ्य पुस्तक से हल प्रश्न है। अलैंगिक जनन मुकुल द्वारा होता है। ए अमीबा, दूसरा ईस्ट, तीसरा प्लेज्मोडियम और तीसरा लिस्मानिया। तो ए होता है किसमें? ईस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र भाग नहीं है। तो अंडाशय तो बिल्कुल है, गर्भाशय बिल्कुल है, शुक्रवाहिनी कैसे हो सकता है, तो लड़कों में होता है, डिंबवाहिनी ए होती हैं मतलब कि मादाओं में। नेक्स्ट है कि परागकोश में होते हैं तो परागकण ही होंगे, और परागकण हमें चौथे ऑप्शन में दिख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं, मतलब लैंगिक जनन क्यों अच्छा होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, अलैंगिक जनन में प्राप्त संतति जनक के लगभग समरूप होते हैं, क्योंकि इनमें एक ही जीव के डीएनए से प्रतिकृति प्राप्त होती है। परंतु लैंगिक जनन में 2 या 2 से अधिक जीव भाग लेते हैं, अतः समायोजन अनोखा होता है तथा भिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए अत्यधिक विभिन्नताओं को बढ़ावा देते हैं जो विकास के लिए आवश्यक हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि लैंगिक जनन के लाभ है ये। दूसरा, लैंगिक जनन में नए संयोजन के अवसर उत्पन्न होते हैं जिससे नई स्पीसीज एवं जाति की उत्पत्ति होती है। तो ये भी एक लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव में वृषण के क्या कार्य हैं। तो मानव में वृषण के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, शुक्राणु का निर्माण, और दूसरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव। ठीक है, तो 2 शुक्राणु का निर्माण और हार्मोन का स्राव। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा मतलब छठवां प्रश्न है, ऋतुस्राव क्यों होता है। तो आंसर है, निषेचन नहीं होने की स्थिति में अंडाशय की अंतःभित्ति की मांसल एवं स्पोंजी पर जैसी संरचना की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक होता है। अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनिमार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। इस चक्र में लगभग 1 मास का समय लगता है, जिसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। 28 दिन लगते हैं वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखो, ये है, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, तो यह वर्तिकांग, यह वर्तिका, और ये है अंडाशय, और इसे स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, स्त्री वाली चीज़ें हैं।
जबकि इसको कहते हैं परागकोश, इसको कहते हैं तंतु और इसको कहते हैं दल पंखुड़ी। इसे पुंकेसर यानी कि पुरुष वाले चीज़ें कहते हैं। और ये होता है वाहदल। तो 3 स्त्री केसर के पार्ट हैं और 30 केसर पुरुष केसर के पार्ट है और एक पुष्प की अनुदैर्ध्य काट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी हैं। तो गर्भ निरोधन की विधियां हैं यांत्रिक अवरोध, हार्मोन संतुलन को परिवर्तन और शल्यक्रिया तकनीक। चलिए डिटेल से देखते हैं। यांत्रिक अवरोध, ताकि शुक्राणु अंडकोशिका तक ना पहुंच सके। शिशिन को ढकने वाले कॉन्डोम अथवा योनि में रखने वाले अनेक युक्तियाँ जैसे लूप अथवा कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित करना। तो ये यांत्रिक अवरोध है, फिजिकल बैरियर मेथड। सेकेंड है हार्मोन संतुलन को परिवर्तन करने के लिए ये दवाएं मादा यानी कि लड़कियां, औरतें, महिलाएं सामान्यतः गोली के रूप में लेती हैं, जिससे हार्मोन संतुलन में परिवर्तन हो जाता है तथा अंड का विमोचन ही नहीं होता अथवा निषेचन नहीं हो पाता। नेक्स्ट है शल्यक्रिया तकनीक। इसमें क्या होता है, यदि पुरुष की शुक्रवाहिकाओं को अवरुद्ध कर दिया जाए तो शुक्राणु का स्थानांतरण रुक जाएगा। यदि मादा की अंडवाहिनी अथवा फ्लोपियन नलिका को अवरुद्ध कर दिया जाए तो अंड यानी कि डिव गर्भाशय तक नहीं पहुंच सकेगा। दोनों ही अवस्था में निषेचन रुक जाएगा। तो इन तीनों तरीके से गर्भधारण रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कोश के जीव और बहुकोशिकीय जीव की जन्म पद्धति में क्या अंतर है। तो एक कोशिकीय जीव में अलैंगिक प्रजनन होता है, जबकि बहुकोशिकीय जीव धारियों में लैंगिक तथा अलैंगिक यानी कि अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन हो सकता है। एक कोशिकीय जीव में अलग से प्रजनन अंग नहीं होते हैं, बहुकोशिकीय जीवों में अलग से प्रजनन तंत्र होते हैं। तीसरा पॉइंट है कि इसका उदाहरण है अमीबा में द्विखंडन और प्लाज्मोडियम में बहुखंडन। और बहुकोशिकीय जन्म पद्धति में है इसका उदाहरण अलैंगिक प्रजनन हाइड्रा में मुकुलन, राइजोपस में बीजाणु समासंग तथा लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मकों के संलयन द्वारा युग्मज जायगोट का बनना। तो ये एक कोशिकीय जन्म पद्धति और बहुकोशिकीय जन्म पद्धति में अंतर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जनन किसी स्पीसीज की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है। तो आंसर है अपनी जनन क्षमता के कारण जीवों की समष्टि परितंत्र में अपना स्थान तथा निकेत ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृतियों का अविरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो इसे विशेष निकेत के योग्य बनाती है। अतः किसी प्रजाति की समष्टि के स्थायित्व का संबंध जनन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। तो गर्भ निरोधक अपनाने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अनचाहे गर्भधारण की संभावना को रोकना। जैसे कई लोग हैं जो बच्चे नहीं चाहते हैं अभी, तो उनका बच्चा नहीं होगा। दूसरा है लैंगिक संचरण द्वारा HIV, एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, मस्सा आदि रोगों से बचाव। और तीसरा बच्चों के बीच उपयुक्त अंतर, मतलब कि 3 या 4 साल के अंतर के लिए भी वो गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाते हैं ताकि बच्चे ना हों। तो ये पूरे के पूरे क्वेश्चन हो गए। तो चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम 8 चैप्टर देखेंगे जिसमें हम देखेंगे हेरिडिटी को और उसके क्वेश्चन आंसर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना।